दोस्तों, क्या आपने कभी मधुमक्खियों के छत्ते को करीब से देखा है? एक छत्ता दुनिया का सबसे परफेक्ट, सबसे अनुशासित और सबसे जटिल समाज होता है। वहाँ हर किसी का काम बंटा होता है। वर्कर काम करते हैं, सैनिक रक्षा करते हैं और रानी पूरे छत्ते पर राज करती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब उस छत्ते में कोई खतरनाक बीमारी लग जाए? क्या हो जब उस समाज को चलाने वाले ही उसे अंदर से खोखला करने लगे? हमारी इंसानी दुनिया भी बिल्कुल एक छत्ते की तरह है। यहाँ न्याय के लिए कानून बनाए गए हैं, रक्षा के लिए पुलिस है और फैसले के लिए अदालतें हैं। लेकिन जब ये पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो जाता है, जब ताकतवर और अमीर लोग गरीब और बेबस लोगों का खून चूसने लगते हैं और कानून अंधा होकर तमाशा देखता है, तब इस सिस्टम को सुधारने के लिए कानून के दायरे से बाहर एक और सिस्टम काम करता है। एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं पता। इन सीक्रेट एजेंट्स को कहा जाता है द बीकीपर्स। ये वो खूंखार शिकारी हैं जो तब जागते हैं जब इंसानियत खतरे में होती है। और एक बार जब कोई बीकीपर अपने छत्ते को बचाने के लिए निकल पड़ता है तो उसे दुनिया की कोई भी फौज, कोई भी एजेंसी, यहाँ तक कि देश का राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता। आज की फिल्म द बीकीपर एक ऐसे ही खामोश इंसान की कहानी है जिसे एक बहुत बड़ी गलती के चलते जगा दिया गया है। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की कहानी में खौफ, इंतकाम और एक्शन का वो तांडव होने वाला है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है मैसाचुसेट्स के एक बेहद शांत, खूबसूरत और एकांत ग्रामीण इलाके से। स्क्रीन पर हमें दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत और कुछ मधुमक्खियों के छत्ते दिखाई देते हैं। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है हमारे मेन कैरेक्टर एडम क्ले से। एडम एक बहुत ही खामोश इंसान है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता। उसका पूरा दिन सिर्फ एक ही काम में बीतता है, अपनी मधुमक्खियों की देखभाल करना। एडम ने अपना घर एक बुजुर्ग महिला एलोइस पार्कर से किराए पर लिया हुआ है। एलोइस एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। वो बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान हैं। वो एक चिल्ड्रन चैरिटी संस्था चलाती हैं जिसका काम बेसहारा और अनाथ बच्चों की मदद करना है। एडम जैसे अकेले और खामोश इंसान के लिए एलोइस दुनिया की इकलौती ऐसी इंसान है जिन्होंने उसे एक इंसान की तरह ट्रीट किया, उसे परिवार जैसा प्यार दिया। वो अक्सर एडम को रात के खाने पर बुलाती हैं और एडम बदले में उनके बगीचे और घर की रखवाली करता है। जिंदगी बहुत ही सुकून से कट रही थी। लेकिन दोस्तों, ये सुकून एक बहुत भयानक तूफान से पहले का सन्नाटा था। एक दिन एलोइस अपने घर की किचन में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती हैं। वो अपनी बेटी को इंटरनेट कॉल करने ही वाली होती हैं कि अचानक उनके कंप्यूटर की स्क्रीन लाल हो जाती है। एक बहुत ही डरावना और अग्रेसिव पॉपअप आता है जिस पर लिखा होता है, वार्निंग, आपका हार्ड ड्राइव इन्फेक्ट हो चुका है। सिस्टम को शटडाउन होने से बचाने के लिए तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। एलोइस एक सीधी सादी बुजुर्ग महिला है। उन्हें इस हाईटेक दुनिया की इतनी समझ नहीं है। वो बुरी तरह घबरा जाती हैं और उस नंबर पर कॉल लगा देती हैं। अब स्क्रीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो कॉल किसी टेक सपोर्ट को नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े हाई टेक फिशिंग कॉल सेंटर में जाता है। ये कॉल सेंटर शातिर ठगों का एक ऐसा अड्डा है जो रोजाना हजारों मासूम लोगों को लूटते हैं। फोन पर बैठा एक चालाक ठग बहुत ही मीठी और हमदर्दी भरी आवाज में एलोइस से बात करता है। वो उन्हें डराता है कि उनका बैंक अकाउंट खतरे में है। मदद करने के बहाने वो एलोइस से उनके कंप्यूटर का पूरा एक्सेस मान लेता है। स्क्रीन पर कर्सर अपने आप घूमने लगता है। बातों ही बातों में वो शातिर ठग उनसे उनके सारे पासवर्ड्स निकलवा लेता है और फिर जो होता है वो किसी भी इंसान का दिल चीर कर रख दे। पलक झपकते ही वो ठग एलोइस के पर्सनल अकाउंट्स के साथ साथ उस चैरिटी के अकाउंट से भी पूरे $2 मिलियन यानी करीब 16 करोड़ रुपए उड़ा लेता है। स्क्रीन पर एलोइस के अकाउंट का बैलेंस 2 मिलियन से गिरकर सीधा 0 हो जाता है। जब एलोइस को एहसास होता है कि वो पूरी तरह लूट चुकी हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन उन्हें अपने पैसों से ज्यादा इस बात का सदमा लगता है कि जिन पैसों से वो गरीब और लाचार बच्चों की जिंदगी संवारने वाली थी, वो अब चोरी हो चुके हैं। ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, ये उनके जीवन भर की मेहनत और उनके भरोसे का बेरहम कत्ल था। इस गहरे सदमे, अपराधबोध और डिप्रेशन को एलाइस बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो टूट जाती हैं और उसी शाम जब सूरज ढल रहा था, वो अपने ही घर में पिस्तौल से खुद को सिर में गोली मारकर अपनी जान दे देती हैं। उसी शाम एडम क्ले एलोइस के लिए अपने खेत से निकाला हुआ ताजा सुनहरा शहद लेकर उनके घर पहुंचता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और सामने का नजारा देखकर उसके कदम वहीं जम जाते हैं। एलोइस की लाश बीच कमरे में लटक रही थी। एडम की आंखों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी अचानक घर के बाहर पुलिस के सायरन गूंजने लगते हैं। पुलिस और एफबीआई की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। एफबीआई की इस टीम को जो एजेंट लीड कर रही होती है उसका नाम है वेरोना पार्कर। और यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। वेरोना कोई और नहीं बल्कि एलोइस की अपनी सगी बेटी है। वेरोना जब अपनी माँ की लाश देखती है तो उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। घर में एडम को खड़ा देखकर पुलिस को तुरंत उस पर शक होता है। वो लोग एडम पर बंदूकें तान देते हैं, उसे जमीन पर गिराते हैं और हथकड़ियां पहनाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। एडम बिना कोई विरोध किए, बिना एक भी शब्द बोले, बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उनके साथ चला जाता है।
लेकिन जब FBI अपनी फॉरेंसिक और साइबर जांच पूरी करती है तो सच सामने आ जाता है। उन्हें पता चलता है कि एलॉइस का बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो चुका था और उन्होंने सुसाइड किया है। एडम पूरी तरह से बेगुनाह साबित होता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। रिहा होने के बाद अगली सुबह वेरोना एडम के पास आती है। वो रोते हुए एडम से माफी मांगती है और उसे सच्चाई बताती है कि उसकी माँ एक बहुत बड़े साइबर फिशिंग स्कैम का शिकार हुई थी। एडम बहुत ही शांत आवाज में पूछता है, क्या पुलिस उन ठगों को पकड़ सकती है? वेरोना हताश होकर जवाब देती है, नहीं, ये स्कैमर्स बहुत चालाक होते हैं। ये ऐसे देशों या ऐसे करप्ट सिस्टम के पीछे छिपकर काम करते हैं जहां FBI के हाथ भी नहीं पहुंच सकते। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये शब्द एडम के दिमाग में बस जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि न्याय व्यवस्था इन परजीवियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एलॉइस वो इकलौती इंसान थी जिसने इस मतलबी और जालिम दुनिया में एडम की परवाह की थी। एडम वेरोना की आंखों में देखता है और एक खामोश फैसला कर लेता है। वो समझ जाता है कि जब कानून समस्या को नहीं सुलझा पाता तब इंसाफ करने के लिए उसे अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। यहीं से एडम का वो खौफनाक रूप बाहर आता है जिसे दुनिया ने अब तक नहीं देखा था। दोस्तों, यहाँ आपको समझना होगा कि बीकीपर का असली मतलब क्या है। फिल्म में आगे चलकर खुलासा होता है कि बीकीपर्स अमेरिका की सरकार के अंडर काम करने वाली कोई आम एजेंसी नहीं है। ये एक पूरी तरह से क्लासिफाइड संस्था है जो CIA, FBI और NSA जैसी एजेंसियों के भी ऊपर काम करती है। इन्हें तब एक्शन में लाया जाता है जब समाज का संतुलन बिगड़ जाता है और कानून अंधा हो जाता है। एक बीकीपर का सिर्फ एक ही उसूल होता है, छत्ते की रक्षा करना, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें ना किसी से परमिशन लेनी होती है, ना कोई रिपोर्ट फाइल करनी होती है। वो खुद जज हैं, खुद जूरी हैं और खुद ही जल्लाद। एडम अपनी पुरानी सीक्रेट डिवाइसेस निकालता है और बीकीपर्स के अपने पुराने नेटवर्क से जुड़ता है। वो उस डेटा ग्रुप नाम के कॉल सेंटर की लोकेशन ट्रेस कर लेता है जिसने एलॉइस को लूटा था। वो कॉल सेंटर मेम्फिस नाम के शहर में मौजूद था जिसे मिकी गार्नेट नाम का एक गुंडा चला रहा था। अब एडम निकल पड़ता है अपने पहले शिकार पर। एडम अपनी क्लासिक फोर्ड मस्टैंग कार में 2 बड़े-बड़े रेड गैलन पेट्रोल लेकर सीधा उस कॉल सेंटर की चमचमाती ग्लास बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है। बिल्डिंग के बाहर 2 भारी भरकम सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे जो असल में करप्ट ऑफ ड्यूटी पुलिस वाले थे। वो एडम को हाथ में पेट्रोल लेकर अंदर जाते देख रुकते हैं और उसे धमकाते हैं, लेकिन एडम उनके लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। एडम उन्हें सिर्फ एक चेतावनी देता है। जब वो नहीं मानते तो एडम सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बिना किसी हथियार के अपनी नंगी हाथों की अचूक कॉम्बैट स्किल्स से दोनों गार्ड्स को हवा में उड़ा देता है। वो उनकी ही भारी बेल्ट और हथियारों से उन्हें बुरी तरह पीटकर जमीन पर सुला देता है। वो सीधा उस कॉल सेंटर के अंदर घुसता है। वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल उठता है। दर्जनों लड़के लड़कियां हेडफोन लगाए बैठे थे और मासूम बुजुर्ग लोगों को डरा धमकाकर उनके बैंक अकाउंट खाली कर रहे थे। एडम अपने हाथों में पेट्रोल के गैलन लिए अंदर आता है। वो एक फोन का रिसीवर तोड़कर माइक में बोलता है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। जो अपनी जान बचाना चाहता है वो अभी इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाए। सारे कर्मचारी हक्के बक्के रह जाते हैं। वहाँ का लोकल मैनेजर अपने गुंडों के साथ एडम पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एडम उन्हें टेलीफोन के भारी रिसीवर्स और तारों से ही बुरी तरह पीट कर अधमरा कर देता है। एडम पूरे फ्लोर पर सारे कंप्यूटर्स और सर्वर्स पर पेट्रोल छिड़क देता है। वो घबराए हुए कर्मचारियों से कसम खिलवाता है कि वो आज के बाद कभी भी कमजोर लोगों को नहीं लूटेंगे। जैसे ही सब बाहर भागते हैं, एडम एक लाइटर जलाता है और पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर देता है। देखते ही देखते वो करोड़ों डॉलर्स का स्कैम सेंटर धू कर जलने लगता है। एडम ने अपना पहला और सबसे खतरनाक वार कर दिया था। जब कॉल सेंटर के जलने की खबर मिकी गार्नेट को मिलती है तो वो घबरा जाता है। मिकी तुरंत अपने असली बॉस डेरेक डैनफोर्थ को कॉल करता है। डेरेक डैनफोर्थ कोई आम अपराधी नहीं है। वो एक बहुत ही अमीर, घमंडी, कोकिंग का नशा करने वाला और बिगड़ेल युवा टेक बिजनेसमैन है। वो डैनफोर्थ एंटरप्राइजेस का मालिक है। डेरेक को लगता है कि पैसों और पावर के दम पर वो भगवान है। डेरेक मिकी पर चिल्लाता है और आदेश देता है कि जिसने भी ये किया है उसके घर जाओ और उसे जान से मार दो। मिकी अपनी एक पूरी भारी भरकम फौज और आधुनिक हथियारों के साथ एडम के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। वो लोग एडम के खलिहान की तरफ बढ़ते हैं जहां एडम अपने मधुमक्खी पालन का सामान रखता था। मिकी और उसके गुंडों को लगता है कि वो एक अकेले निहत्थे आदमी को आसानी से मार देंगे, लेकिन दोस्तों वो ये भूल गए थे कि वो एक बीकीपर के इलाके में घुसे हैं। खलिहान के अंदर घूप अंधेरा था। जैसे ही वो गुंडे अंदर घुसते हैं, अचानक मौत उनके सामने आ खड़ी होती है। एडम ने कोई बंदूक नहीं ली थी। वो अंधेरे का फायदा उठाकर एक भूत की तरह उनके बीच घूमता है। वो वहां मौजूद खेती के औजारों का इस्तेमाल करके एक एक करके उन गुंडों को मौत के घाट उतारने लगता है। किसी की गर्दन टूटती है तो किसी के सीने के आर पार लोहे का रॉड निकल जाता है। एडम की स्पीड और खामोशी इतनी खौफनाक थी कि किसी को ट्रिगर दबाने तक का मौका नहीं मिलता। चंद मिनटों में ही मिकी के सारे आदमी मारे जाते हैं। अब बचता है सिर्फ मिकी। एडम मिकी को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए एक आरा मशीन के पास ले जाता है। एडम मिकी से पूछता है कि ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है।
जब मिकी घमंड में जवाब नहीं देता तो एडम मशीन ऑन करता है और मिकी के सीधे हाथ की उंगलियों को उस तेज रफ्तार ब्लेड से काट देता है। मिकी दर्द से तड़प उठता है, उसकी चीखें आसमान फाड़ देती हैं। वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। एडम उसे छोड़ देता है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे दया आ गई थी, बल्कि इसलिए ताकि वो अपने बॉस डेरेक तक खौफ का ये पैगाम पहुंचा सके। बुरी तरह घायल और खून से लथपथ मिकी भागते हुए अपनी कार में बैठता है और डेरेक को कॉल करता है। वो कांपते हुए डेरेक को बताता है कि जिससे उन्होंने पंगा लिया है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक बीकीपर है। लेकिन मिकी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इससे पहले कि वो कार स्टार्ट कर पाता, एडम पीछे से आता है। वो मिकी को एक भारी कम अलोंग स्ट्रैप से बांधकर एक ट्रक के बम्पर से लटका देता है। एडम उस ट्रक को पूरी स्पीड में चलाकर एक पुल की तरफ छोड़ देता है। झटके से मिकी पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ नीचे गहरी नदी में जा गिरता है। मिकी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। एडम मिकी का खून से सना फोन उठाता है, जो अभी भी कॉल पर था। फोन के दूसरी तरफ डेरेक डैनफोर्ड सुन रहा था। एडम बहुत ही ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में डेरेक से कहता है, तुमने गलत छत्ते में हाथ डाला है, अब मेरी अगली मंजिल तुम हो। जब डेरेक फोन पर ये धमकियां सुनता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने सिक्योरिटी हेड वालेस वेस्टवाइल्ड के पास जाता है। वालेस कोई आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का पूर्व डायरेक्टर रह चुका है। वो एक बहुत ही शातिर और खतरनाक आदमी है। लेकिन जब वालेस को डेरेक से पता चलता है कि उनके पीछे एक बीकीपर पड़ा है तो वालेस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वालेस डेरेक को समझाता है, तुम बेवकूफ हो, तुमने मौत को दावत दी है। बीकीपर्स कोई इंसान नहीं, वो एक सिस्टम का आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार है। अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ा है तो तुम्हें खुद खुदा भी नहीं बचा सकता। अपने बिगड़ैल बॉस को बचाने के लिए वालेस अपने पुराने CIA संपर्कों का इस्तेमाल करता है। वो मौजूदा CIA डायरेक्टर्स से संपर्क करता है। जब CIA को पता चलता है कि उनका ही एक रिटायर्ड बीकीपर सिस्टम के बाहर जाकर कत्लेआम मचा रहा है तो वो उसे रोकने का फैसला करते हैं। CIA इस काम के लिए अपनी एक मौजूदा और एक्टिव बीकीपर को भेजती है जिसका नाम है एनिसेट। एनिसेट एक बेहद स्टाइलिश लेकिन साइकोपैथ किलर है जो हमेशा भारी और आधुनिक हथियारों से लैस रहती है। एनिसेट एडम को एक सुनसान हाईवे के गैस स्टेशन पर ढूंढ निकालती है। वो अपनी कार से बाहर निकलती है और बिना कुछ सोचे समझे अपनी भारी मशीन गन से एडम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। गोलियों की बारिश से पूरा गैस स्टेशन, कांच के शीशे और वहाँ खड़ी गाड़ियां तहस नहस होने लगती है। एनिसेट को लगता है कि उसने एडम को मार गिराया है, लेकिन एडम अपनी जगह से गायब हो चुका था। वो गोलियों से बचते हुए बहुत ही चालाकी से एनिसेट के करीब पहुंचता है। एडम देखता है कि एनिसेट के पास भारी हथियार हैं, इसलिए वो अपनी चतुराई का इस्तेमाल करता है। एडम शेल्फ पर रखे शहद के कई जार एनिसेट की तरफ फेंकता है। गाढ़ा शहद एनिसेट की आंखों और उसकी बंदूक के पुर्जों में भर जाता है, जिससे उसकी मशीन गन जाम हो जाती है। इसके बाद दोनों के बीच एक बेहद खूंखार नजदीकी लड़ाई होती है। एनिसेट बहुत तेज थी, लेकिन एडम के पास सालों का अनुभव और गुस्सा था। एडम गैस स्टेशन पर फैले हुए पेट्रोल और शहद का इस्तेमाल करता है और एक लाइटर से एनिसेट को आग के हवाले कर देता है। एक खौफनाक चीख के साथ एनिसेट की मौत हो जाती है। जब बीकीपर संस्था को पता चलता है कि एडम ने उनके एक एक्टिव और सबसे खतरनाक मेंबर को भी मार दिया है तो वो पूरी तरह पीछे हट जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि एडम अपने मिशन से नहीं हटेगा और इसलिए संस्था आधिकारिक तौर पर इस मामले से खुद को अलग कर लेती है। अब एडम बिल्कुल अकेला है, लेकिन सच तो यह था कि अब उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था। उधर FBI एजेंट वेरोना और उसका पार्टनर एजेंट विली भी इस केस की गहराई तक पहुंच चुके हैं। उन्हें अपनी जांच में पता चल जाता है कि ये सारा स्कैम बोस्टन में स्थित 9 स्टार यूनाइटेड सेंटर से ऑपरेट हो रहा है। ये डेरेक डैनफोर्ड का कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है। वालेस CIA का पूर्व डायरेक्टर को पता था कि एडम यहाँ जरूर आएगा, इसलिए उसने बिल्डिंग के अंदर पूर्व स्पेशल फोर्सेस के सबसे खतरनाक और आर्मर्ड कमांडो तैनात कर दिए थे। इस ब्लैक ऑप्स टीम का लीडर था पेटिस। इसके साथ ही बिल्डिंग के बाहर FBI और भारी भरकम स्वाट की टीम ने पूरी घेराबंदी कर ली थी। पूरा इलाका एक अभेद्य किले में तब्दील हो चुका था। अंदर प्राइवेट कमांडो, बाहर पुलिस और स्वाट। लेकिन एडम क्ले के लिए ये सिर्फ एक खेल था। एडम बहुत ही चतुराई से बाहर खड़ी स्वाट टीम को चकमा देकर बिना उन्हें जान से मारे बेअसर कर देता है और चुपचाप बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। बिल्डिंग के अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एडम छिपते हुए वहां मौजूद ऑफिस की चीजों जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, लिफ्ट के केबल और मोनोफिलामेंट फिशिंग तार का इस्तेमाल करके पेटिस के आदमियों को एक एक करके ठिकाने लगाने लगता है। वो लिफ्ट की केबल काटकर उसे 10वें माले से नीचे गिरा देता है, जिससे अंदर मौजूद कई गार्ड्स मारे जाते हैं। अंत में पेटिस और एडम का आमना सामना होता है। पेटिस एक ट्रेन किलर था। वो एडम पर चाकू से हमला करता है, लेकिन एडम उसकी स्पीड को चकमा देकर उसी के चाकू को छीनकर पेटिस के सीने में उतार देता है। इसके बाद एडम सीधा बिल्डिंग के उस फ्लोर पर पहुंचता है जहां असली स्कैम चल रहा था। वो वहां के मैनेजर हेल्पर्न को पकड़ लेता है। एडम उसे डराने के लिए उस पर स्टेपलर से कई वार करता है और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता है। हेल्पर्न दर्द से चीखने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए सारे राज उगल देता है।
वो बता देता है कि इन सभी स्कैम सेंटर्स का असली मास्टरमाइंड डेरिक डैनफोर्थ ही है और सारा पैसा उसी के पास जा रहा है। तभी वहाँ FBI एजेंट्स वेरोना और विली पहुंच जाते हैं। वो एडम पर बंदूक तान देते हैं। वेरोना एडम से सरेंडर करने को कहती है, लेकिन एडम बहुत ही तेजी से विली की बंदूक छीन लेता है। उसे चकमा देकर एक सर्विस एग्जिट से गायब हो जाता है। FBI सिर्फ लाशों और तबाही का मंजर देखती रह जाती है। अब FBI के पास सारे सबूत आ चुके थे कि डेरिक डैनफोर्थ ही इस पूरे फिशिंग स्कैम का सरगना है। वेरोना और FBI के डिप्टी डायरेक्टर जैक्सन प्रिग इस मामले की तह तक जाते हैं और तब उनके सामने एक ऐसा सच आता है जो पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख सकता था। दोस्तों, डेरिक डैनफोर्थ सिर्फ एक भ्रष्ट बिजनेसमैन नहीं है, वो अमेरिका की वर्तमान राष्ट्रपति जेसिका डैनफोर्थ का सगा बेटा है। जांच में पता चलता है कि डेरिक ने उन मासूम और बुजुर्ग लोगों से लूटे हुए करोड़ों डॉलर्स का इस्तेमाल अपनी मां के राष्ट्रपति चुनाव को फाइनेंस करने के लिए किया था। उसने वॉलेस की मदद से CIA के खुफिया डेटा और एल्गोरिदम का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया था। वेरोना डिप्टी डायरेक्टर को समझाती है कि मधुमक्खियों के समाज में एक बहुत कड़ा नियम होता है। जब कोई रानी मधुमक्खी गलत या भ्रष्ट संतानों को जन्म देती है तो छत्ते की कुछ मधुमक्खियां बगावत कर देती है। उन्हें क्वीन स्लेयर्स कहा जाता है। वो पूरे छत्ते को बचाने के लिए अपनी ही रानी को मार देती है। एडम अब वही क्वीन स्लेयर बन चुका है। वो सिर्फ डेरिक को नहीं बल्कि उस पूरे करप्ट सिस्टम को खत्म करने आ रहा है जिसकी जड़ें व्हाइट हाउस तक फैली हैं। जब वॉलेस को पता चलता है कि एडम को डेरिक की सच्चाई पता चल गई है तो वो तुरंत डेरिक को राष्ट्रपति की सुरक्षा में उनके तटीय एस्टेट मार-आ-लागो नॉर्थ पर भेज देता है। राष्ट्रपति का वो एस्टेट अब दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह बन चुका था। वहां अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की काउंटर असॉल्ट यूनिट चप्पे चप्पे पर तैनात थी। इसके अलावा वॉलेस ने दुनिया भर से चुन चुनकर खूंखार भाड़े के हत्यारे बुला लिए थे। इन हत्यारों में एक बेहद खतरनाक आदमी था, लाजरस, जिसे दुनिया भर के युद्धों का भारी अनुभव था और जिसकी बीकीपर्स से पुरानी दुश्मनी थी। वॉलेस ने सुरक्षा की इतनी परतें बना दी थीं कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बाहर स्नाइपर्स थे और अंदर हथियारों से लैस फौज। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे थे जिसके लिए दीवारें और सिक्योरिटी कोई मायने नहीं रखती। उसी दिन राष्ट्रपति के उस आलीशान एस्टेट में एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। एडम बहुत ही चालाकी से रेत के टीलों को पार करते हुए यूटिलिटी कॉरिडोर्स के रास्ते चुपचाप उस प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही एडम अंदर पहुंचता है उसका सामना वॉलेस के उन खूंखार हत्यारों से होता है। यहाँ शुरू होता है फिल्म का सबसे बेहतरीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन सीक्वेंस। एडम बंद कमरों, सीढ़ियों और गैलरियों में उन भारी हथियारों से लैस गुंडों से भिड़ जाता है। गोलियां चलती हैं, कौच टूटते हैं और खून बहता है। एडम एक एक करके उन सभी भाड़े के टट्टुओं को खत्म करता जाता है। वो दीवारों से कूदता है, दुश्मनों की बंदूकें छीनता है और उन्हें उन्हीं के हथियारों से भून देता है। उसका सामना उस विशालकाय हत्यारे लाजरस से भी होता है। लाजरस बहुत ताकतवर था और एडम पर हमला करता है, लेकिन एडम अपनी स्पीड और अक्ल का इस्तेमाल करते हुए उसे हमेशा के लिए शांत कर देता है। एडम का खौफ इतना था कि सीक्रेट सर्विस की एलीट टीम भी उसके सामने टिक नहीं पाती। एडम सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वॉलेस, CIA के पूर्व डायरेक्टर से भी टकराता है। वॉलेस एडम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब एडम उसे उसके रास्ते से हटने को कहता है तो समझदारी से काम लेकर वॉलेस उसके रास्ते से हट जाता है, क्योंकि उसे भी पता था एडम एक बीकीपर है और वो अपना मकसद पूरा करके ही मानेगा। अब एडम सीधे उस ओवल ऑफिस स्टडी रूम की तरफ बढ़ रहा था जहां डेरिक और राष्ट्रपति मौजूद थे। इधर एस्टेट के अंदर स्टडी रूम में राष्ट्रपति जेसिका डैनफोर्थ और FBI के डिप्टी डायरेक्टर जैक्सन प्रिग ने डेरिक को आमने सामने बिठा लिया था। जेसिका को जब सच्चाई पता चलती है कि उसके बेटे ने चुनाव जीतने के लिए गरीब और लाचार लोगों के पैसे लूटे हैं और इस हद तक नीचपन किया है तो वो स्तब्ध रह जाती है। डेरिक बेशर्मी से कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने ऐसा किया है ताकि उसकी मां चुनाव जीत सके। जेसिका एक ईमानदार इंसान है। वो अपने बेटे की इस खौफनाक हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो सख्त लहजे में डेरिक से कहती है कि वो खुद उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगी और उसे जेल भेजेगी। ये सुनकर डेरिक का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी अपनी ही माँ उसे बर्बाद कर देगी। वो अचानक अपनी डेस्क से एक रिवॉल्वर निकालता है और बिना कुछ सोचे समझे FB के डिप्टी डायरेक्टर जैक्सन प्रिग को गोली मार देता है। प्रिग वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद डेरिक पूरी तरह पागल हो जाता है। वो अपनी ही माँ राष्ट्रपति जेसिका की कनपट्टी पर बंदूक रख देता है और उन्हें बंधक बना लेता है। कमरे के बाहर सीक्रेट सर्विस और FBI के एजेंट्स, जिसमें वेरोना भी शामिल है, जमा हो जाते हैं, लेकिन कोई अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि डेरिक अपनी ही मां को मारने की धमकी दे रहा था। तभी कमरे का भारी स्टील का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटता है। एडम क्ले कमरे में प्रवेश करता है। वो खून से लथपथ है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन उसकी आंखों में अपने लक्ष्य को पूरा करने की वो आग है जो सब कुछ भस्म कर सकती है। डेरिक एडम को देखते ही कांपने लगता है।
वो चीखता है और अपनी माँ को गोली मारने के लिए ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि डेरेक की उंगली ट्रिगर पर पूरी तरह दबती, एडम की बंदूक से एक गोली निकलती है। वो एक सिंगल अचूक गोली सीधे डेरेक के सिर के बीचों बीच जाकर लगती है। डेरेक का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। एडम ने अपना वादा पूरा कर दिया था। उसने एलॉइस पार्कर की मौत का बदला ले लिया था और उस छत्ते को साफ कर दिया था जिसे डेरेक ने सड़ा दिया था। डेरेक के मरते ही कमरे में हलचल मच जाती है। वेरोना और बाकी एजेंट्स अंदर आ चुके थे, लेकिन एडम का काम खत्म हो चुका था। वो पीछे मुड़ता है और कांच की बड़ी सी खिड़की को तोड़ते हुए हवेली से बाहर छलांग लगा देता है। वो सीधा समुद्र तट की रेत पर गिरता है और समंदर की तरफ भागने लगता है। FBI एजेंट वेरोना स्नाइपर से उसके ऊपर निशाना लगाए खड़ी थी, लेकिन वो उसे जाने देती है क्योंकि उसे भी पता था जो एडम ने किया था वो बिल्कुल सही था। वो मुड़कर वेरोना को देखता है। उन दोनों के बीच एक गहरा खामोश सन्नाटा छा जाता है। वेरोना जानती है कि कानून की नजर में एडम एक क्रिमिनल है, लेकिन उसका ज़मीर ये भी जानता है कि एडम ने जो किया वो उस न्याय के लिए किया जो कानून कभी नहीं दे पाता। एडम ने उसकी माँ एलॉइस के गुनाहगारों को सजा दी थी और एक ऐसे इंसान को मारा था जो पूरे देश को खोखला कर रहा था। कुछ सेकंड्स के भारी तनाव के बाद वेरोना अपनी आंखें बंद करती है और धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। एडम उसकी इस प्रतिक्रिया को समझता है। वो हल्के से सिर हिलाकर वेरोना को अलविदा कहता है। एडम समुद्र के किनारे पहुंचता है। वहां उसने रेत के अंदर पहले से ही एक भारी बैग छुपा कर रखा था। वो उस बैग को निकालता है जिसमें उसका स्कूबा डाइविंग का गियर रखा हुआ था। इसके बाद एडम अपना स्कूबा गियर पहनता है और समंदर की गहरी अथाह लहरों के बीच छलांग लगा देता है। FBI और सीक्रेट सर्विस के लोग समंदर के किनारे खड़े होकर बस देखते रह जाते हैं। एडम क्ले, वो बीकीपर जिसने पूरे करप्ट सिस्टम की जड़ें हिला दी थी, अब समंदर की गहराइयों में कहीं दूर गायब हो चुका था। दूसरी तरफ डेरेक के मरने के बाद सारा काला सच दुनिया के सामने आ जाता है। वो सभी कॉल सेंटर्स और गैरकानूनी धंधे जो डेरेक चला रहा था वो तबाह हो चुके हैं। बचे हुए भ्रष्ट लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। एलॉइस पार्कर की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बीकीपर की। ये फिल्म हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देती है कि जब न्याय अंधा हो जाता है और जब सिस्टम कमजोरों को कुचलने लगे तो उसे सुधारने के लिए किसी न किसी को तो अपने हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं। एडम क्ले का किरदार ये साबित करता है कि कभी भी किसी सीधे साधे और खामोश इंसान को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसके शांत चेहरे के पीछे कैसा तूफान छिपा है। आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे बेहतरीन लगा? क्या वो कॉल सेंटर जलाने वाला सीन था या फिर आखिरी का वो धमाकेदार क्लाइमैक्स? और क्या वेरोना का एडम को आखिर में छोड़ देना सही फैसला था? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, गुड बाय।